बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज का हमारा प्रोग्राम रूटीन से कुछ मुख्तलिफ भी होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम किसी एक ब्रेकिंग न्यूज़ या एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि पिछले चंद हफ्तों में सामने आने वाली उन तमाम अहम मुआशी और तवानाई से जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेने जा रहे हैं, जो बज़ाहिर तो अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। और वो तस्वीर है आम आदमी पर बढ़ता हुआ मुआशी दबाव। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि LNG की बरवक्त आमद के बाद बिजली की लोड शेडिंग बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। पन बिजली की पैदावार और में जो है वो इजाफा हुआ है और सिस्टम अब पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है, ये कहना है हुकूमत का। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये कि क्या सिर्फ लोड शेडिंग ख़त्म होने से आवाम को हकीकी रिलीफ मिल चुका, क्या या जो कहानी है असल वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि दूसरी तरफ इसी दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये से ज़ायद लेवी, दर्जनों रुपए कस्टम ड्यूटी और मुख्तलिफ टैक्सेस के साथ आवाम पर जो बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का जवाब दिया जाता है आवाम को। मशरिक़ वस्ता में और जो जंग चल रही है उसकी जो कशीदगी है उसका हवाला दिया जाता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस तमाम बोझ का बड़ा हिस्सा बराह रास्त सारिफीन यानी एक आम जो पाकिस्तानी है, एक आम जो शहरी है, उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और अगर हम इस तस्वीर को मज़ीद गहराई में जाके देखें तो एक और पहलू भी हमारे सामने आता है, वो है रिफाइनरीज़ के गैर मामूली मुनाफे और उसके अलावा जो कीमतों के निज़ाम में ऐसे तजादात हैं जिन्होंने चंद मखसूस इदारों को फ़ायदा पहुँचाया और ये अरबों खरबों का फ़ायदा है, जबकि सार्फिन महंगाई के बोझ तले दब गए। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रेगुलेटरी निज़ाम बर वक्त और मौसर अंदाज में काम कर रहा है या फिर नहीं। अब दूसरी तरफ गंदम की तरसील में रुकावटों और आटे के मुमकिना बहरान की वार्निंग है। फिर बलूचिस्तान का रुख करें तो बलूचिस्तान में महंगी LPG और गैस लोड शेडिंग है और उसके साथ ही दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से सब्सिडी और रिलीफ पैकेजेस के ऐलानात होते हैं जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स होते हैं। सो ये सब मिलकर एक मुतज़ाद तस्वीर पेश करते हैं जहाँ पे हुकूमत कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं या आलमी मईशत का या जंग का जो है वो बहाना बनाया जाता है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन जो असल पिक्चर है वो उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक तरफ रिलीफ की बात होती है, दूसरी तरफ महंगाई की शिद्दत होती है। सो आज के प्रोग्राम में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और उसी के साथ साथ IMF की शराइत भी हैं, टैक्स अहदाफ भी हैं, लेवी में तब्दीलियाँ भी हैं और बजट से पहले की मुआशी हिकमत अमली भी हुकूमत की है। तो ये सब ऐसे अवामिल है जो आने वाले दिनों में मजीद असरअंदाज होंगे। तो सवाल ये कि क्या ये पॉलिसीज़ मईशत को मुस्तहकी या आम आदमी के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सो आज के न्यूज़ टुनाइट में हम इन्हीं तमाम पहलुओं को जोड़कर देखेंगे। तवानाई होगी, पेट्रोलियम, टैक्सेस, आलमी हालात और मकामी फैसले, और ये समझने की कोशिश भी करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इस पूरा जो मुआशी मंजरनामा है उसमें सबसे बड़ा बोझ आखिर किस पर पड़ रहा है। क्या वाकई हालात बेहतर हो रहे हैं या मज़ीद ख़राब हो रहे हैं एक आम आदमी के लिए, और जो नंबर्स दिखाए जाते हैं वो महज सिर्फ नंबर्स ही हैं। और सबसे अहम, क्या जो एक आम आदमी है उसको कोई हकीकी रिलीफ मिलने वाला है या नहीं। जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं और इन पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना शहरयार, साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनवीर अहमद राजा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुझे तनवीर असलम राजा सॉरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, हुकूमत आलमी मार्केट में कीमतों का बहाना बनाती है, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम 129 रुपये 72 पैसे सिर्फ टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी की मद में दे रहे हैं। क्या ये सर आप लोग इसको कह रहे हैं कि अवामी रिलीफ है, हम अपने दिल पे पत्थर रख के जो है वो ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? सर ये किस तरह का रिलीफ दे रही है हुकूमत? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमरा, थैंक यू, आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ देने की जो है यहाँ पे बुलाया। अच्छा, आपने बड़े इजीली मेरी बात को सुनना है, क्योंकि जो आपने बात कही है ये बिल्कुल आपने एक अवामी तर्जमानी की है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सिंपल सा मौक़िफ़ है कि क्या ये मैटर 28 फरवरी से पहले थी ये चीज़ें? हम लोग एक पूरे सिस्टमैटिक के साथ, तरीके के साथ गवर्नमेंट अपना रन कर रही थी और गवर्नमेंट आगे को बढ़ रही थी। लेकिन 28 फरवरी को जब मशरिक़ वस्ता की ये लड़ाई लगी है,
और उसकी आड़ के अंदर अकेला पाकिस्तान ही नहीं या मशरक़ वस्ता ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी बहरान का शिकार हुई है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो पहले 2 हफ्ते जो हैं, एक शील्ड की मानद अवाम के आगे रहे हैं और उसका इफेक्ट आने नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहद खिता है इस पूरे रीजन के अंदर, मुल्क है कि जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान की कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि जिन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 या 60-60 दिन के रिजर्व रखे हों। अगर हमने कोई रिजर्व रखे भी हैं तो वो जो यहाँ पे कंपनीज हैं उनको हमने एसओपीज के तहत कहा कि आपने 5 या 6 या 7 दिन का जो भी उनके एसओपीज उसके मुताबिक उनका रिजर्व रखें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो कोई भी रिजर्व नहीं रखा। जब अच्छा। ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल हाइक आती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। हमारे ऊपर आने से बिल्कुल आपकी बात बचा है कि जो आप कह रहे हैं कि इतनी लेवी है, इतना सेल टैक्स है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हमारे हाथ क्यों बंधे हैं कि आपको याद होगा, मैं थोड़ी सी पुरानी बात करता हूँ, आज से 9 साल पहले की, कि 2017 के अंदर आईएमएफ जो था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आईएमएफ को खैर बात कह दिया था। फिर हमारे ऊपर जो बाइंडिंग्स थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2018 के इलेक्शन के बाद ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इन लोगों ने आईएमएफ को दोबारा फिर वेलकम किया और आज तक हम उनके चुंगल से नहीं निकल सके। उस चुंगल के अंदर हम लोग ऐसे धंसते जा रहे हैं कि हम लोग लोगों को अगर रिलीफ ही देना चाहें, इन चीजों को रोकना भी चाहें, लेकिन हमारे ऊपर आलमी जो प्रेशर आता है जिसकी वजह से हम लोग रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि अपनी बकेट के अंदर रहते हुए, अपनी चादर में रहते हुए जितना लोगों को रिलीफ दे सकें। मैं बात कर रहा था कि जब ये आलमी जंग लगी, ये मशरक़ वस्ता की जंग लगी है, तो उस टाइम कमोबेश देखे 2 से 3 हफ्ते जो थे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। रिलीफ देते हुए 129 बिलियन पाक रुपी जो है वो सब्सिडाइज किया। लेकिन एक अच्छा। हमारी भी एक हद है, एक स्टेज आ गई जिसकी वजह से हमें दोबारा पेट्रोल हाइक करनी पड़ी। फिर जैसे ही पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हुआ, हम लोगों ने पेट्रोल प्राइसेस को डाउन किया और अब जो है सर पेट्रोल सर जैसे ऊपर डाउन जा कितना रहा होता है? है 8-10 रुपए उसका कम करके, सर 8-10 रुपए कम करके 100 रुपए बढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल रिलीफ नहीं होता, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। निम्रा आप जानती हैं कि जो हमारे डीजल की प्राइस थी 80-90 रुपए तक भी डाउन किया है। और जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे हाइक की थी, फिर 80 रुपए पेट्रोल को भी डाउन किया था। ये तो अच्छा। सबके सामने है, एक ओपन बुक है, सारे देख रहे जी हैं। जी जी। लेकिन इस वक्त मैं कोई गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये एक आलमी बहरान है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस बहरान से निकलें और आप जानते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो उसकी क़यादत है, ये सब कोशिश कर रहे हैं मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए। सबने सर वो बिल्कुल एक डिफरेंट सुपर साइड है, वो बिल्कुल ताकतवर डिफरेंट साइड है। ईरान को आपके अपने एक मुल्क फिर के अंदर बताया एक हुआ आम है जी। आदमी रो रहा हो बैठ के, उसके पास कुछ भी ना हो, तो उसको क्या जी खाक बिल्कुल। परवाह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निम्रा कितनी बार निम्रा निम्रा हम फील्ड लोग मार्शल का या निम्रा प्राइम हम मिनिस्टर लोग पाकिस्तान का इस नाम ले लिया। सर इट डजंट मैटर फॉर द नेशन। निम्रा मुझे हम इस पीटीआई का चीज से तो मौक़िफ़ भी भाग लेना है, ही फिर नहीं मैं रहे आपकी हैं। तरफ हम आती इस हूँ। चीज से तो भाग ही नहीं रहे। जी जी प्लीज। जी। अच्छा, अब राना साहब, आपने क्या कर लिया? हुकूमत जो है वो इतने अवाम के ऊपर बम गिरा रही है। अवाम जो है सर इस वक्त तो बिल्कुल 400 रुपये फी लीटर पेट्रोल खरीदना, यहाँ पे तो अवाम हमारी ऐसी जो 100 रुपये भी नहीं खरीद सकती है। तो सर आपकी जमात क्या कर रही है? अपोजिशन का तो बहुत तामीरी किरदार होता है, आपका तो कहीं पे कोई किरदार नज़र ही नहीं आता सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है। और अपोजिशन को जब आप मोस्टली बिज़ी रखें दहशतगर्दी में और लड़ाई झगड़े में और पर्चों में, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट 3 वीक्स अगो मैं जो है डयाला के बायस ज़ख्मी हुआ, रबड़ बुलेट फायर की इन्होंने, तो मैं तो 15-20 दिन अस्पताल में रहा, फिर उसके बाद निकला। तो कहने का मकसद है कि 2 हफ्ते से पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है और अच्छा। पंजाब असम्बली का जो सेशन है हमेशा आगे नेक्स्ट डे पे इसलिए चला जाता है कि गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। मतलब हम लोग तो यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं और जाके उसको अपोज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अमेंडमेंट्स भी लेके आते हैं। और जैसे हमने गंदम के ऊपर बात की और बहुत सारी चीज़ों पे बात की, लेकिन गवर्नमेंट ख़ुद से नॉन सीरियसनेस की आप हद ये देखें कि इनके अपने मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो नहीं आ रहे और हर दफ़ा हम कॉरम पॉइंट आउट करते हैं और वो नंबर्स कम होने की वजह से नेक्स्ट डे पे चला जाता है। ये पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। हमने उसमें गंदम के लिए स्पीकर साहब को ये बोला कि गंदम के लिए आप एक दिन रखें और हम गंदम पे बात करें, क्योंकि अब गंदम का सीज़न है और किसान जो है उसके ऊपर बड़ा कंसर्न है, लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। तो मोस्टली जो अपोजिशन है वो तभी करती है कि जब कोई चीज़ों को आप एक्सपोज करते हैं। अब इसी पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि हमने इनसे ये डिमांड की थी कि आपने ये जो
इलेक्ट्रिक बसेस की सर्विस चलाई है, उसका जो भी आपने टेंडर्स दिए हैं, जिन भी कंपनीज़ को आपने बिज़नेस दिया है या जिन भी प्राइसेस पे आप लेके आए उसको पब्लिक करें। तो अच्छा। ये हम पिछले 4-5 महीने से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पब्लिक नहीं कर रहे। अभी हमारे पास जो कैलकुलेशंस आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के तकरीबन 20 रुपये पर किलोमीटर के ऊपर इन्होंने पब्लिक किया है कि जी हम 20 रुपये पर किलोमीटर पे लेके आ रहे हैं, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो 110 रुपीज़ या 120 रुपीज़ पर किलोमीटर पे आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये अगले कुछ दिनों में आपको पता लगेगा। तो हम अच्छा। अपनी पूरी रिसर्च करते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन मुल्क में एक जो माहौल है गुंडागर्दी का, बदमाशी का, धौंस धांधली का, उसमें ये बॉदर ही नहीं करते कि कोई इनसे क्या सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो बड़ी बेसिक्स हैं पब्लिक के लिए। लेकिन पब्लिक जब कहीं पे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, राइट्स नहीं मिल रहे, आए रोज़ कत्लो गारत हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, मतलब मैं अभी चूँकि अपने हल्के से होके आया हूँ, जो बहुत सारी स्कैंडल चीज़ें की आप ऐसी बात करें, इसके पास इसके बारे में आपने कहा कि आपने रिसर्च कर लिया, लेकिन कोई सबूत होगा, कुछ तो होगा जो अगर आप बात कर रहे हैं तो देखें हमारी जो जी, रिसर्च प्लीज है, मजीद देखें बताइएगा। आपने बात की है हाँ, तो वो मैं फिर आपको मैं राना बताता साहब से हूँ पूछूंगी कि लेट से जैसे आप मुझे कहती हैं कि हम ये एक ट्रांसपोर्ट सर्विस लेके आए हैं और हम इसको इतनी इतनी कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, तो जब हमने मतलब आवाम से इतने जो है उसका किराया वसूल किया हाँ जाए। इतना वसूल करेंगे और ये अच्छा। हम इतनी इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो है ना, आप इसको सारी कैलकुलेशंस करें, इवन किसी प्राइवेट कंपनी को भी दें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब हमने अपनी कैलकुलेशंस इनके सामने रखी हैं और हमने बोला कि हमारी कैलकुलेशंस ये कहती हैं, आपकी कैलकुलेशंस क्या हैं और आप इसको कैसे पॉसिबल कर रहे हैं, इसका जवाब दें, तो उस पर कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो इसके ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने भी शोज़ किए हैं, पिछले दिनों मंसूर अली ख़ान ने इसके ऊपर बात की है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बड़े जल्दी, क्योंकि अभी तक जो हमने पंजाब असम्बली में देखा है और पंजाब गवर्नमेंट को देखा है, मोस्टली उनको इस चीज़ में जल्दी है कि हम नए नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करें या कोई प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुए हुए हैं उनकी तख्ती चेंज करें या उनका नाम चेंज करें। अच्छा। उनको प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप करना, उनको पाए तकमील तक लेके जाना और एग्जैक्टली लोगों तक उसका रिलीफ पहुँचाना, ये एक बड़ा टेक्निकल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। अब जो नून लीग के मोस्टली लोग हैं वो क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में या इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते कि ये जो अदाद शुमार हैं, ये जो सारे दावे हैं, ये सब मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं या असम्बली के फ्लोर पे हैं। उसके अलावा जब तक लोगों तक रिलीफ नहीं पहुंचता, देखें जो आप कहते हैं पेट्रोल और बिजली, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप इनको बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल पूरी आपकी जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कुछ भी ना करें, ये बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, अगर ये पेट्रोल और बिजली के ऊपर काम करें, क्योंकि बिजली और पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर हर चीज़ की प्रोडक्शन भी होती है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। जब अल्टीमेटली ये चीज़ बढ़ती है तो उससे जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, जो उसका यूज़र है, वो उसको पे करता है, बिकॉज गवर्नमेंट तो उसका रेट बढ़ाती है, वो आगे कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इसके लिए सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। देन अगेन ये जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह की लॉन्च करते हैं, इनमें किकबैक्स होती हैं, फिर बहुत सारे बेनिफिशरी होते हैं, फिर आपने पैसे कमाने होते हैं क्योंकि आपने अगला फिर फॉर्म 47 दोबारा ख़रीदना भी होता है, करप्शन वगैरह। अच्छा, करप्शन वगैरह। अच्छा, राना साहब अगर आप इसका जवाब देना चाहें, जो राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि जो आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं कुछ वो बड़ी तेज़ी से किए जाते हैं, जाहिर है वो तो एक अच्छा इमेज अवाम के सामने क्रिएट करने के लिए आप लोग सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उनके अंदर असल में माली बेज़ाब्तगियां हैं। सर जी, निम्रा मेरे भाई ने बड़े पूरी तमीद बांध के बात की। उन्होंने बात का आगाज किया कि पंजाब असम्बली का सेशन 2 हफ्ते से चल रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, तो कोरम पूरा नहीं होता। मैं खुद सेशन में जाता हूँ, मैं वहाँ बैठा होता हूँ। मेरा ख्याल है कि डेली बेसिस पे कि 3-3, 4-4 लेजिस्लेशंस पास हो रही हैं। अगर कोरम पूरा ना हो तो लेजिस्लेशन कैसे हो सकती है? ये मैं बल्कि निम्रा आपको कहता हूँ कि हमारा सेशन परसों भी है, आप खुद तशरीफ लाएं, आप खुद देख लें। बाकी आपके वहाँ पे पीर्स सहाफ़ी मौजूद हैं, वो आपको बता देंगे कि क्या डेली बेसिस पे 3-3, 4-4 लेजिस्लेशन नहीं होती है। अब एजेंडा परसों का आ गया है, 13 जो है लेजिस्लेशन है वो हम लोगों ने अगले 4 दिन के अंदर करनी है। डेली बेसिस पे अगर एक दिन के अंदर हम लोग 13 लेजिस्लेशन कर देंगे, 16 लेजिस्लेशन कर दें, तो फिर जनाब कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं है, डिबेट करने ही नहीं देते। जब स्पीकर साहब इनको पूरा फोरम देते हैं, ये वहाँ पे डिबेट करते हैं, डिबेट करके फिर आगे लेजिस्लेशन पास होती है। एक एक लेजिस्लेशन पे 5-5, 6-6 कम अज कम तकारीर होती हैं, 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं, तो फिर ही आगे जाके पास होती है ना। दूसरी बात आ गई है, भाई ने बात की है कि जी ट्रांसपोर्टेशन वाला मामला है, ये इन्होंने जवाब मांगा है। कहाँ पे जवाब मांगा है मुझे तो नहीं पता, कहीं पे जवाब मांगा होगा। वजीर जो हैं उनको सेशन रुका में आप दिया है, अटेंटिव होकर बैठा असेंबली में करिए जमा साहब। कराया है,
सर मैं उधर बैठता हूँ, प्लीज मेरी मुझे बात कंप्लीट करने दें, फिर आप उसका रिस्पॉन्ड करना काइंडली। मैं उधर ही बैठा होता हूँ। ये इन्होंने ये की, मुझे मेरे तो सामने तो नहीं है, ईवी बसेस हैं, ईवी बसेस जो हैं मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की ये बात कर रहे हैं। चले हम लोगों ने तो अगर ये फैसिलिटीज लोगों को डोर स्टेप पे पहुंचा दी हैं, तो उन फैसिलिटीज का इनको पता नहीं क्यों इतना गम है, क्यों इतना दुख है। ये 5 साल इस सूबे के अंदर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं ये ईवी बसेस दी? इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रक्चर को क्यों बेटर नहीं किया? इन्होंने मेट्रो बस एक बनाने की कोशिश की थी, वो अपना पेशावर वाली बीआरटी, जो उसका हाल किया पूरी दुनिया के सामने है। ये हमें कहते हैं कि ये स्कैंडलाइज हो रही हैं, तो लेके आए सामने। ये मीडिया है, आजाद मीडिया है, उसके सामने लेके आए, सबली के फोरम के ऊपर लेके आए, हम लोग कन्फ्रंट करेंगे। मुझे नहीं पता कहाँ पे ये फार्म 47 की बात करते हैं कि स्कैंडलाइज, ये स्कैंडल करेंगे, ये करप्शन करेंगे, फिर फार्म 47 अगली गवर्नमेंट में ले लेंगे। जनाब फार्म 47 की बात आप कर रहे हैं तो स्टार्ट करें फिर मेरे साथ आगे 2018 से आरटीएस से स्टार्ट करें, देन फिर हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक। ये सारी चीजें जो हैं ये बातों तक है, ये सोशल मीडिया पे नहीं हम लोग करते, चले हम लोग ठीक है, इस फील्ड पे के इस पे अंदर आपका कर पॉइंट आ रहे गया। हैं और हम लोग मटेरियलाइज कर रहे हैं। चलिए इस पे आपका पॉइंट आ गया सर। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सर मेरा टॉपिक जो है वो इस वक्त आवाम की आवाज़ बनना भी है। तो सर हम लोग इससे पहले ये डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत है उस पर हाथ बन गए जिसकी वजह से आवाम को इतना बर्डनाइज किया गया है। तो सर इससे पहले भी जंगें होती रही हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं तो सर उस वक्त तो रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी थी उस वक्त में, तो सर 400 रुपये आपने देखा था पर लीटर। जी निम्रा आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन उस रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर आबना हॉर्मुज़ नहीं था। अच्छा। हमारी जितनी भी ट्रेड होती है, हमारे जितना भी फ्यूल आता है वो उसका मोस्टली 80%, मोर देन 80% जो आपने हॉर्मुज़ से आता है, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट हिट हुए। अगर उसमें आपने हॉर्मुज़ तो सर होता तो इंटरनेशनल शायद मार्केट्स उस में टाइम तो भी प्राइसेस उस वक्त 500-600 भी तक ऊपर चली गई जाती थी ना। बात, लेकिन जी बिल्कुल गई थी, लेकिन हम लोग उस टाइम इतने हिट नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास तो इस टाइम आपके सामने है कि शॉर्टेज को फिल करने के लिए वो लाले पड़े हुए हैं कि हम लोग शॉर्टेज ना होने दें। हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वहां पे क्यूज लगी हुई है, वहां पेट्रोल फिर नहीं मिल रहा। मैं एक तो दोस्त से सर मेरी बात हो अगर रही थी क्यूज यूरोप लगी के है फिर अंदर, तो वो उधर कह रहे बहुत हैं ज्यादा कि प्राइसेस दो दो होनी चाहिए घंटे थी शहरयार साहब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसमें प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़ी है सर, किसी जगह पे नहीं बढ़ी है। निम्रा निम्रा मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, यूरोपियन कंट्री के अंदर वो रहते हैं, वो कह रहे थे कि 2-2 घंटे हम लोग क्यू में खड़े होते हैं। क्यू में खड़े होने के बाद जब जाते हैं तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो हमें दे दी जाती है, लेकिन उस पे ऊपर भी जो फी बैरल है वो तकरीबन $4 या $5 बनता है। आप कैलकुलेशन कर लें $4.5 की, तो क्या कैलकुलेशन बनती है? जो पाकिस्तान के अंदर रेट है अप्रोक्सीमेटली उसी तनाजर के अंदर आ जाता है। हम लोग ये तो देखें कि इस टाइम हम लोग तो एक शील्ड बने हुए हैं, हम लोग वो कंट्रीज नहीं है, हम यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं, हम डेवलपिंग कंट्री है। हमारे पास हमारे इतने रिजर्व्स नहीं है कि हम इन चीजों को एक एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के लिए रोक के रखें, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम लोग लोगों को रिलीफ दे सके। और इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता ठीक है। ये अभी अफेक्ट ना हुआ, खत्म ना हुई जंग, तो वर्स्ट हालात भी होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली रिलीफ दें। चले ये ठीक है। प्राइसेस ऊपर गई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्रांसपोर्टेशन पूरे सूबे के अंदर फ्री कर दी है। ये जिस ईवी बस की बात कर रहे हैं उसके अंदर सारी फ्री चल रहे हैं, लोग फ्री ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लोगों को जितना रिलीफ दे सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा रिलीफ दें हम लोग। चलें ठीक हो गया। अच्छा तनवीर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आर्ग्यूमेंट मैंने पेश किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर पेश करती हुई नज़र आती है कि हमारे वक्त में भी जंग हुई थी, उस टाइम तो हुकूमत ये कहा करती थी कि हुक्मरान चोर होते हैं, तब पेट्रोल प्राइसेस जो होती है वो बढ़ती हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि उसमें जो जिस तरह से डिफेंड किया राना साहब ने, बिल्कुल हमने इसमें ये बात की थी पहले। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जैसे ये कह रहे हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री है, श्रीलंका भी डेवलपिंग कंट्री है, बांग्लादेश भी है, और इंडिया भी एक बहुत बड़ी स्टेट है, इकॉनमी है। तो ऑब्वियसली उनको भी इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए इस चीज़ से। देन अगेन इस सारी लड़ाई की वजह से हमारे ईरान से कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। मेरा ख्याल है अगर जैसे ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम ईरान से सुलह करवाएं, तो मेरा ख्याल है हमारा कोई ईरान से कोई ऐसा इशू नहीं है। और ट्रंप ने जो है मीडिया टॉक में कहा कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज़ जो हैं वो जा रहे हैं फ्यूल लेके। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने फ्यूल की प्राइस बढ़ाई थी, जंग शुरू हुए 3 दिन हुए थे, उन्होंने फ़ौरन से फ्यूल की प्राइस बढ़ा दी थी। और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि एटलीस्ट 28 डेज़ का जो फ्यूल है वो हमारी फ्यूल कंपनीज़ के पास पड़ा होता है। अब ये जो बेसिकली फ्यूल है वो डायरेक्ट स्टेट ना कभी बाय करती है और ना उसको रेट बढ़ाती है ना सप्लाई करती है। ये फ्यूल कंपनीज़ होती हैं बीच में जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे सेल करते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ स्टोर हुए फ्यूल को बढ़ाती हैं, मैंने आप पेट्रोल पंप पे देखती हैं, उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जब
अनाउंस होता है कि फ्यूल बढ़ने वाला है, तो पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो फ्यूल स्टॉक कर देते हैं और लोगों को नहीं देते। उसका रीज़न क्या होता है कि हम अगले दिन इसको महंगा करके बेचेंगे। तो सेम गोज़ फॉर द बिगर मार्केट, कि वहाँ पे भी यही होता है कि वो जो स्टॉक किया हुआ फ्यूल है, ये जो सस्ते पैसों पे लाया हुआ फ्यूल है, उसको महंगे पैसों में बेचा और उसमें अरबों रुपए की किक बैक्स ली गई हैं। ये विद द टाइम ये चीज़ें सामने आएंगी और जो इफ़ेक्टिव्स हैं डायरेक्टली अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें भी इस स्पीड से और इस हाइक से प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ी हैं। तो ये जस्ट एक्सक्यूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जंग वगैरह और इस तरह के मसले नहीं भी थे तो तब भी ये फ्यूल प्राइसेस, बिकॉज हमारा जो फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और टैक्सेशन है वो IMF डिसाइड करता है। चलें, ठीक है, वो आपको करना पड़ता है। ठीक हो गया। तनवीर अहमद राजा साहब, तनवीर असलम राजा साहब और राना शहरियार, आप दोनों ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने एक ब्रेक शामिल करते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की, जहां पे सूरत हाल अभी भी संजीदा ही है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तो बहुत ही हैरानकुन बात कर दी। वो कहते हैं कि अमेरिकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों, यानी कि खुद को पायरेट्स कहना, तो वो कह रहे हैं कि बहरी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है और ईरान के जहाज़ों, कार्गो और तेल पर कब्जा किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो अमेरिकी नेवी ने ईरानी कश्तियों को तहवील में भी ले लिया है, जिस पर ईरान ने यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा, साथ ही अमेरिका ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर कोई भी जहाज़ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है और वो ईरान को अदायगी करता है तो उसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, उस पर सख्त पाबंदियां भी लग सकती हैं। अब दूसरी तरफ ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान भी अपना जो मौक़िफ़ है उसी के साथ चल रहा है और वो एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किए हुआ है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर होगी अब, और किसी भी दबाव या फिर जो धमकी है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरानी, अब्बास अराक्ची, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से राबते भी तेज़ कर दिए और ये इसका सबूत तो हमें पिछले हफ्ते भी मिला जब वो 2 बार पाकिस्तान आए, उसके अलावा मैक्सिको और मस्कत के जो उनके दौरे थे। तो ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जाके ईरानी हुकाम जो है वो उनके रवाबित मुख्तलिफ ममालिक के साथ तेज़ हो चुके हैं ताकि जो कशीदगी है उसको कम किया जा सके और कोई सफारती हल इस मामले का निकाला जा सके। अब दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से भी दबाव बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। नई शराइत हैं, जोहरी प्रोग्राम पर सख्त मुतालबात हैं, दोनों पोजीशंस जो दोनों फरीकैन हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस मैक्सिमल ही रखी हुई हैं और ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है उसको मज़ीद वसी करने की भी बातें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से। सो एक तरफ ये सख्त बयानात हैं और कार्रवाइयाँ भी हैं ऑफ कोर्स, तो दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है। तो अब फिगर आउट ये करना है कि हकीकत में क्या हो रहा है, हकीकत में हम क्या ऑन ग्राउंड जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद बढ़ती हुए देख रहे हैं या फिर हमें लगता है कि दूसरी तरफ कोई सिफारतकारी दोनों अतराफ से कहीं पर कामयाब हो सकती है। अब इस सब पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर जफर जसपाल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एतराफ़ कि अमेरिकी बहरिया ईरानी तेल के जहाज़ों पर कब्जे के लिए पायरेट्स जैसा काम कर रही है, सर बैनुल-अक़वामी समंदरी कवानीन UN क्लॉज की रूह से कितना बड़ा संगीन जुर्म है ये? क्या कोई रियासत जंग के बाकायदा ऐलान के बगैर इस तरह की कार्रवाइयों को मुनाफा बख्श कारोबार करार दे सकती है और फिर इस तरह के बयानात देना एक जो सुप्रीम पावर है उसके प्रेसिडेंट की तरफ से? हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए, पहला तो ये हमें नजर आता है कि डिग्रेडेशन ऑफ द वैल्यूज, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल प्रिंसिपल, इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस भी लहजे में, जिस अंदाज से वो मैंने सारा पढ़ा है, ये कहना कि पायरेसी हो तो अपने आप को इसमें गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। मगर उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, जो उनकी मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है उसके साथ ये देखते हुए तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मगर ऐसी लॉज के तहत मेरा ख्याल है कि ये गलत है। ब्लॉकेट करके वो उनको रिटर्न कर रहे हैं, मगर उनके कैप्चर करके यूज़ करना फिर तो अमेरिकन
जो नेवी है या अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है जिसके तहत वहाँ डिप्लॉयमेंट है, उसमें और स्माइली पायरेट्स में फिर तो कोई फर्क ना रहा। हम्म। अच्छा सर, स्ट्रेट ऑफ और मैं एक चीज और ऐड करता जाऊं, जी प्लीज। अगर आप ओरिजिन ऑफ जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जहां तक मैंने पढ़ा है, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करना है और इंश्योर करना है सेफ्टी ऑफ द सी लैंड्स को। या उन्होंने उनको सिक्योर करना है कि जो जो सी से ट्रेड हो रही है उसको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसको लूटना है। ये तो अपने वो ऑब्जेक्टिव और मोटो के अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अमरीकी महकमा खजाना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने पर ईरान को जो अगर ये कहा गया कि अदायगी करने वाले जहाज़ों पर उनको सख्त या संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, उन पर पाबंदियां हैं, उनका पाबंदियों का ऐलान किया गया है। सर, आपके ख्याल में क्या अमरीका आलमी तजारती रास्तों को यरगमाल बना के इस तरह से ईरान की मईशत को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने की जो धमकियां देता है, क्या वो वैलिड है और फिर कामयाब होगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका इसराइल ने जब ईरान पे एग्रेशन की, हमारे मुल्क ने भी उसको कंडेम किया। जी हाँ। मगर अब ये एक रियलिटी है कि वो पहले 39 डेज हॉट वार में रहे हैं, अब वो एक ब्लॉकेड वॉर में शिफ्ट हो गई है। अभी तक सीज फायर है और सीज फायर जो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि परमानेंट सीज फायर हो जाए और निगोशिएशंस हो के इनके ब्लॉकेट्स खत्म हो जाए। तो जहाँ तक तो है ब्लॉकेट करना, ईरानियंस को नॉन कनेटिकली पिंच करना या उनकी इकोनॉमी को टारगेट करना, और ख़ास तौर पे तो वॉर में ये तो टैक्टिक्स होते हैं, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। जी इस हाँ। पे तो हम अमेरिकन जो भी नॉन कनेटिक या कनेटिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, जब तक वहाँ पे परमानेंट पीस नहीं हो जाता या उनके दरमियान कोई सुलह सफाई नहीं हो जाती, तो ये तो वॉर के अंदर टैक्टिक्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसको आप जिस तरीके से भी क्वेश्चन करें, कम्बैटेंट नॉन कम्बैटेंट के लॉज अप्लाई करें, मेरा ख्याल है कि रियल पॉलिटिक्स में ये एक डिबेट तो हो सकती है एकेडमिक, पर प्रैक्टिकल इसकी कोई स्पेस नहीं होती। अच्छा। दूसरा, आपने जो कहा कि जी कि क्या ट्रंप इसमें सक्सीड कर सकते हैं, देखिए ये हमें पहले नजर आ रहा था कि जो है वॉर में उनके ऑब्जेक्टिव, जब वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी या कनेटिक स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, वो उनको वो नहीं मिले हदफ जो जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब पाकिस्तान की कोशिशों से या मीडिएशन से वहां पे एक सीज फायर हुआ, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं कहीं इनको प्रेशराइज करके जो चीज मैं मिलिटरली नहीं ले सका वो मैं डिप्लोमेटिकली अचीव कर लूँ। वहां पे भी ब्रिंक्समैनशिप शुरू होगी और वहां पे भी चीजें नहीं आई। उन्होंने थर्ड अडॉप्ट किया कि जिसको कैरेट एंड स्टिक भी आप कह सकते हैं, जिसको आप प्रेशर भी कह सकते हैं। अब इसमें अभी तक तो ईरानियंस ये प्रेशर बेयर कर रहे हैं, मगर ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इस वॉर की का और इस ब्लॉकेट का अमेरिकन इकोनॉमी पे कोई असर नहीं हो रहा उस तरह जिस तरह बाकियों पे हो रहा है, और ईरान के ऊपर तो काफी असर ज्यादा हो रहा है। जी। अब ये देखना है कि वो कितना ये बेयर कर सकते हैं या उनकी बर्दाश्त कितनी है। उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक्स को तो बर्दाश्त कर लिया, अब इकोनॉमिक स्ट्राइक्स को कब तक करते हैं तो ये तो इकोनॉमिस्ट ही कोई बता सकेगा। मगर ये बात दुरुस्त है कि इस स्ट्रेटजी से अमेरिका के जितने अलाइज हैं, अरब कंट्रीज, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, जिनसे अमेरिका हाँ। वैसे भी खुश नहीं है इस वक्त, जी। क्योंकि उन्होंने वॉर में उसको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दी। तो अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या वो ईरान को सिंक करना चाहता है इकोनॉमिकली या उन अलायंस को भी करना चाहता है जिन्होंने उसके हुक्म की तामील नहीं की। अच्छा सर, जो आप बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के लिए तो शायद वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज करने के मुतरादिफ ना हो जिस तरह से ईरान का है। अब इस पे इकोनॉमिस्ट की राय ये कि हर जो फरीक है उसके अपनी अपनी तरह के चैलेंजेस हैं। अमेरिका के लिए चले मईशत अगर उतनी ज़्यादा सफ़र नहीं कर रही, लेकिन वाइट हाउस के लिए दीगर चैलेंजेस है जिनमें कांग्रेस को जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके नतीजे में ख़त भी लिखा गया वाइट हाउस की तरफ से कि ईरान के साथ जंग खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि ब्लॉकेड उसी तरह से जारी है। तो सर, क्या ये महज 1973 का जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की 60 रोज़ा कानूनी एक डेडलाइन है जो कि 1 मई को ख़त्म होनी थी, तो सर उससे बचने का एक तरीका है? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, चलें अगर मईशत के लिए ना भी सही तो। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त ईरान पे अटैक किया था, तो उस वक्त ही अमेरिका में डिबेट शुरू हो गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी हमें जो पॉलिसी नजर आ रही है वो रियल पॉलिटिक के डोमेन में तो हमें पावर पॉलिटिक्स के डोमेन में तो बिल्कुल ठीक नजर आती है, मगर अगर आप उनको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंटरप्रेट करते हैं या उनके साथ देखते हैं या इंटरनेशनल लॉ के साथ देखते हैं, तो आपको वहाँ पे नजर आता है कि देयर आर सम ग्रे एरियाज।
और उन ग्रे एरियाज को ट्रंप ने बड़ा उनको इग्नोर किया, और ये उनका जो अटैक था, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो और इंटरनेशनली भी प्रूव नहीं कर सके कि वॉर वाज इमिनेंट या ईरान पे उन पे हमला कर रहा था। तो ये शुरू इस दिन से ही अमेरिकन जो एनालिस्ट है वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। तो जब वो एक ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट या कॉन्स्टिट्यूशन की ये डिजोरो और डिफेक्टो डिसीजन मेकिंग की डिबेट वहाँ शुरू हो गई है, तो उसको वो ट्विस्ट देते रहेंगे। जिस तरह उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने कह दिया जी कि ट्रूस है, 60 डेज तो हुए नहीं है। जब से ट्रूस स्टार्ट हुआ है उसके बाद से तो आपको 39 डेज के बाद तो आप ट्रूस को वॉर में ना शामिल करें, और वैसे भी 30 डेज का लेटर भी आ सकता है। तो ये इस तरह के जो लीगल इंटरप्रिटेशंस हैं वो उसको करके, तो वैसे उनको अपनी कांग्रेस को भी कोई खास इस वक्त या अपने लोगों को भी खास इस वक्त जो है खातिर खा उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं देते। वो अपने डिसीजन, अपने जो रिलेटरलिस्ट उनकी अप्रोच है और उसमें इस तरह के डिसीजन मेकिंग हो सकती है और वो कर रहे हैं। हाँ, उसको डिबेट हम करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल है या डिजोरो है या डिफेक्टो है। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, तो इस पर प्लीज मेरी मजीद जो है वो क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए होगी कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो आप बात कर रहे हैं वॉर पावर्स के फिर हुक्म को गैर आईनी तो वो एक तरफ करार जरूर देते हैं। तो सर आप वो बतौर एक स्ट्रेटेजिक माहिर आपके नजदीक अगर कांग्रेस ने लेट्स से कि फौजी कार्रवाई की इजाजत ना दी मजीद, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस पोजीशन में जरूर होंगे कि वो दोबारा अपनी तौर पर जाके दोबारा हमलों का आगाज कर सकें? देखिए, कांग्रेस में उनकी मेजॉरिटी है। अच्छा, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है और पहले भी वो कांग्रेस में गए थे तो उनको मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया था। उनकी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, और एक वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे एक ग्रेटर अमेरिका की डिबेट एग्जिस्ट करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कांग्रेस में उनको ब्लीड कर सकती है। हाँ, वो मिड टर्म में कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए और खास तौर पे सेनेट में, फिर ये डिबेट जो है वैलिड हो सकती है। इस वक्त उन पे कांग्रेस का कोई प्रेशर नहीं होगा। वो एक हमारी एक एकेडमिक डिबेट में तो हम कह सकते हैं, और कांग्रेस लीडर्स भी कहेंगे कि कुछ जो डेमोक्रेट्स हैं वो इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अमेरिकन के आप जो भी वो जो है डिबेट्स पढ़े या उनके जो यूट्यूब पे हम उनके प्रोफेसर्स की और उनके एनालिस्ट की डिबेट देख रहे हैं, उसमें डिवाइडेड आप स्कूल नजर आएगा। मगर मेरा जो है कि मैं एक चीज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप के बारे में बड़ा क्लियर है कि ये यूनिलैटरलिस्ट है डिसीजन मेकिंग में, और सिर्फ अपने लाइक माइंडेड के साथ वो बात करता है। तो उसमें उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि उन पर कोई असर नहीं होगा। और उनको ख्याल आ गया कि ये मैं तो जंग बिल्कुल हार के हूँ या मैं लूज कर रहा हूँ, तो वो एक इसको ट्विस्ट देने के लिए स्ट्राइक्स कर सकते हैं। अच्छा ये सर मुझे फिर एक और चीज़ की भी प्लीज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैं जो है वो रेफरेंस आपको देती हूँ सर, उसका दावा ये कि ईरान ने अपनी शराइत नरम की हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये दावा दुरुस्त है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, और क्या आपको लगता है कि ईरान का ये लचकदार रवैया अगर ये दुरुस्त है तो वो किसी बड़े मुआहदे की तरफ पेशकदमी हो सकती है, या फिर जो एक नेवल ब्लॉकेड है जिसकी वजह से ईरान बज़ाहिर बहुत बुरी तरह से फंस चुका है मौशी एतबार से, तो उससे रिलीफ हासिल करने की कोई सिफारती हिकमत अमली लगती है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान ने बोट मिस की जिस वक्त अपनी स्टबन एटीट्यूड उन्होंने अडॉप्ट किया। जब हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ गए और वापस आए, हाँ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला, अमेरिकन ने खोला, उनको निगोशिएशंस में आ जाना चाहिए था। मगर उन्होंने समझा कि हम निगोशिएशन में जाएंगे तो हम अंडर प्रेशर आ गए हैं। वो राइट टाइम था। मगर इस वक्त ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी वॉर जो है, ईरान की जो वॉर है वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर से है और जिसके अलायंस भी है। तो इस वॉर में उनको काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अगर वो नेगोशिएशंस की तरफ जाते हैं तो वो जाएंगे। मगर अगर मैं उस वॉल स्ट्रीट की वो जो कंडीशंस उन्होंने मुझे नज़र आई हैं, उसमें तो ईरान ने यही कहा है कि हम तैयार हैं नेगोशिएशंस के लिए, हम तैयार हैं न्यूक्लियर की नेगोशिएशंस के लिए भी, हम तैयार हैं ब्लॉकेड की नेगोशिएशंस के लिए भी, हम तैयार हैं कि अगर अमेरिका हमारे पे सैंक्शंस खत्म करता है न्यूक्लियर के ऊपर भी कंप्रोमाइज करने के लिए, हम बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो इसमें तो लचक क्या है, ये तो पहले दिन से उनका मौकफ है, उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सर अब की जो नई तजावीज़ हैं, आपको लगता है कि वो फिर उस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मान जाएगी और ये मामला शायद डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले दिन से जो ईरान के स्ट्रेसेस हैं और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रेसेस हैं, वो तो उनमें मुझे कोई चीज़ खास नज़र नहीं आती जिसपे इनका कन्वर्ज ना हो सके। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन दोनों तरफ की लीडरशिप ने और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप ने
अपने जो उनकी जो ट्वीट्स हैं या उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो मुझे लगता है कि इस वक्त विक्टिम है अपनी स्टेटमेंट्स की इको के, या अपने दे आर बोथ साइड्स आर स्टक विद देयर वर्ड्स सेइंग। अब वो अपने किसी भी मूव को वो ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है कि वो मैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह सेल करूंगा। और ईरान ने भी नेशनलिज्म की बेस पे और अपनी जो स्ट्रेंथ शो की और इतनी शहादतें भी बर्दाश्त की, वो भी एक जो है अपनी डोमेस्टिक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखती है। और इसमें जो इनिशिएटिव है, मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका बड़ी पावर है, वो अगर लेता है तो उसको इतना असर नहीं होगा। इन्होंने तो अपने इनिशिएटिव्स अपने कार्ड्स क्लियर कर दी हैं। तो इसमें जो है दोनों का अगर वो नेगोशिएशन टेबल में इस्लामाबाद पे आ जाते हैं, ये दोनों के लिए विन विन होगा, ना कि लूज लूज होगा। तो इसलिए आप ये बेहतर वही समझ सकते हो। अच्छा, लेकिन सर वर्स्ट केस सिनेरियो भी हम अस्यूम करते हैं, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरानी तजावीज़ से मुतमईन नहीं होते और अपनी जो उनकी धमकी है उसके मुताबिक ब्लो देम अप वाली सिचुएशन हो जाती है, उसकी तरफ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सलामती पर उसके क्या असरात पड़ सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की पर्टिकुलरली यहाँ पे बात की जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पहली वॉर है, यहाँ 2 स्टेट्स की वॉर है या 3 स्टेट्स की वॉर है, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मेल्ट डाउन होने वाले रास्ते पे डाल दिया। और ख़ास तौर पे जो इस रीजन के नज़दीक है, हम तो नेबर हैं, हमारे नेबरहुड में वॉर हो रही है, तो हमारे पे इसके असरात बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए इस वॉर के पॉलिटिकल असरात है कि हमारे दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छे तल्लुक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान हम मीडिएट कर रहे हैं, और हम बीइंग ए नेबरिंग स्टेट हीट ऑफ वॉर को फेस भी कर रहे हैं। दूसरा, हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बहुत असर हो रहा है। आपको देख रहे हैं 400 रुपए पे हमारा डीजल और ऑयल चला गया है। इसके साथ ये तो सिर्फ हम डीजल और लिक्विड गैस को देख रहे हैं, फर्टिलाइजर का भी इशू है। हमारी इकोनॉमी जो कि पहले ही बड़ी मुश्किल से एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, वो एक और स्टैग्नेशन का शिकार हो गई। तो फिर यह है कि जी कि इस वक्त पूरा जो दुनिया है वो हॉस्टेज बन गई है इस क्राइसिस की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और हमारे जो सारे बिग ऑफिसेज हैं, चाहे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त सारे इस वॉर में एंगेज होकर रह गए। जब तक ये सॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये बिगर क्राइसिस है, तो उनको दूसरे क्राइसिस की तरफ मुतवज्जो या उनको टाइम देना कम हो रहा है। अगर आप देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिससे ये वॉर स्टार्ट हुई तो रशिया के एक इम्पॉर्टेंट दौरे पे जाना था, वो रुक गया क्योंकि इस वॉर की तरफ आया। तो अब हमारी भी सारी जो डिप्लोमेसी है वो इस वॉर पे होगी, क्योंकि ये खत्म होगी तो हम आगे मूव कर सकते हैं। तो फिर तीसरी जो चौथी जो एरिया जिसको कोई भी हमारा एनालिस्ट नहीं क्रिटिकली एग्जामिन कर पा रहा या टाइम नजर नहीं आ रहा, वो है एनवायरमेंटल। जितनी बमिंग हुई है, जितनी वहां पे ये ब्लॉकेट्स होंगे, जितना ये होगा, उसका एक एनवायरमेंटल भी क्राइसिस होगा। वो जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है खास तौर पे इस रीजन पे होगा, और हम इस रीजन में हम तो ऑलरेडी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसकी वजह से काफी सफर कर रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो जंग खुदा न ख्वास्ता पहले ही पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, और अगर ये मजीद बिगड़ती है तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, और वो उस हद तक हो जाएंगे जहाँ पर शायद पूरी दुनिया उसको संभाल ही ना सके। डॉक्टर साहब, आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।